एपिसोड 86 यांकाय और रवीना सिंह का सफर। धीरेन्द्र के समूह में वह सबसे बलवान था। उसने अभी अभी शक्ति रूपांतरण स्तर में प्रवेश किया था, इसलिए उसके शरीर में जीवन शक्ति बेचैन थी। इस स्तर पर खेती करने वाला व्यक्ति आसानी से क्रोधित हो जाता है और तरह तरह की भावनाओं से नियंत्रित होता है। बाकी 7 या 8 लोग ज्यादातर कठोर शरीर स्तर में थे। कुछ प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के खेती करने वाले भी थे, लेकिन उनकी ताकत बहुत अधिक नहीं थी। बस उनके पास लोगों की बड़ी संख्या थी। धीरेन्द्र ने स्वाभाविक रूप से जीवप्ति त्रिपाठी की ताकत के बारे में सुना था, इसलिए उसने जीवप्ति त्रिपाठी को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि जीवप्ति त्रिपाठी का पीछा करने वाली लड़की से निपटना आसान नहीं लग रहा था, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह लड़की भी कोई खास नहीं थी। आखिरकार वह बहुत बुरी नहीं लग रही थी। वह ऊंचे आसमान के मंडप के प्रसिद्ध शिष्यों में शामिल नहीं लगती थी। इसके अलावा अगर वह वास्तव में मजबूत होती तो उसे घोड़ा खरीदने की क्या जरूरत थी। जब किसी की ताकत एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती है तो उसकी पैर की ताकत घोड़े से कहीं ज्यादा तेज होती है। ये सोचकर धीरेन्द्र को राहत मिली। वह नहीं जानता था कि रवीना सिंह घोड़ा क्यों खरीदना चाहती थी। इसका कारण जीवप्ति त्रिपाठी का ख्याल रखना था। आखिरकार जीवप्ति त्रिपाठी केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र 4 में था, तो उसकी पैर की ताकत कितनी तेज हो सकती थी। तूफान सदन के शिष्यों का समूह जल्दी से तैयार हुआ और घोड़ों के निशानों का पीछा किया। जीवप्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह भी सर पर दौड़ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि 2 समूहों के लोग उनका पीछा कर रहे थे। और हर समूह की नीयत अच्छी नहीं थी। हालांकि रवीना सिंह की ताकत बुरी नहीं थी। आखिरकार उसने अपनी दैवीय चेतना को संघनित नहीं किया था, इसलिए उसके लिए आसपास की जांच करना असंभव था। दोनों लोग बिना एक शब्द कहे सर पर दौड़ते रहे। रवीना सिंह आगे आगे रास्ता बता रही थी और जीवप्ति त्रिपाठी उसके ठीक पीछे चल रहा था। दोनों घोड़े सर पर दौड़ रहे थे, एक आगे और एक पीछे। रात होने तक दोनों लोगों ने आराम करने के लिए पानी के स्रोत वाली जगह ढूंढ ली। काले बेर का शहर से खरीदा हुआ खाना निकालने के बाद दोनों लोगों ने थोड़ा खाया और फिर आग के चारों ओर बैठकर आराम करने लगे। एक दिन एक दूसरे के साथ रहने के बाद जीवप्ति त्रिपाठी ने इस छोटी वरिष्ठ बहन का स्वभाव जान लिया था। डरपोक, शर्मीली, कुछ शब्दों के बाद उसके कान लाल हो जाते थे और जब वह बोलती थी तो उसकी आवाज़ मुलायम और कोमल होती थी, जैसे उसमें क्रोध न हो। उसके व्यक्तित्व को देखते हुए जीवप्ति त्रिपाठी ने उससे बात करने की पहल नहीं की। वह उसे डराना नहीं चाहता था। जिस दिन से उसने अखंड सुनहले कंकाल के रहस्यों को समझा और रहस्यमय मार्शल कौशल अखंड इच्छा शक्ति को समझा, जीवप्ति त्रिपाठी ने पाया कि उसकी सच्ची यान गुप्त तकनीक बदल गई थी। अमृत रस वाले वातावरण में सच्ची यान गुप्त तकनीक को चलाने पर वह अमृत रस को अवशोषित करके अमृत रस को संघनित कर सकता था। ऐसे वातावरण में जहां अमृत रस नहीं था, वह अभी भी अपनी सच्ची यान गुप्त तकनीक चला सकता था और आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। उसके शरीर में सच्ची यान जीवन शक्ति के परिष्कृत होने के बाद वह उसके अखंड सुनहले कंकाल द्वारा अवशोषित हो जाती थी। खेती के वातावरण का प्रतिबंध पल भर में गायब हो गया। जीवप्ति त्रिपाठी के लिए ये बस महान खबर थी। 3 दिन तक यात्रा करने के बाद दोनों लोग आखिरकार ऊंचे आसमान के मंडप से 1000 मील दूर एक छोटे से शहर में पहुंचे। उन्होंने अपने घोड़ों को शहर में खड़ा किया और अस्थायी रूप से रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। रवीना सिंह के अनुसार बाकी की यात्रा के लिए उन्हें घोड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वे पहाड़ों में जा रहे थे। घोड़ों को स्वाभाविक रूप से अंदर नहीं लाया जा सकता था। देर रात सराय में शांति थी। जीवप्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह बगल के कमरे में ठहरे हुए थे। कमरा तेज रोशनी से जगमगा रहा था। जीवप्ति त्रिपाठी ध्यान लगाकर खेती कर रहा था, जबकि रवीना सिंह बेतरतीब चीजों के बारे में सोच रही थी। एक साथ यात्रा के इन 3 दिनों में दोनों ने 10 से अधिक शब्दों का आदान प्रदान नहीं किया। रवीना सिंह को बहुत अजीब लग रहा था। आखिरकार वह मदद मांगने आई थी, इसलिए उसे इस तरह अनदेखा करना कुछ हद तक अनुचित था। लेकिन हर बार जब वह उससे बात करना चाहती थी तो रवीना सिंह हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। उसे गुप्त रूप से उसे देखने की आदत थी, इसलिए अब जब उसे अचानक आमने सामने मिलना पड़ा तो रवीना सिंह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या करना है। इसके अलावा ये कनिष्ठ भाई एक कम बोलने वाला व्यक्ति लगता था। अगर वह उससे बात करने जाती तो क्या वह नाराज नहीं हो जाएगा। जैसे ही रवीना सिंह माथे पर बल डाल रही थी, सराय में अन्य 2 समूहों के लोग चुपचाप यहाँ क्या हो रहा था इस पर ध्यान दे रहे थे। एक अतिथि कक्ष में विक्रम और खून समूह के अभिजात्य लोगों का एक समूह अंदर बैठा था।
हल्की मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमा रही थी, जो विक्रम के कुछ विकृत चेहरे को रोशन कर रही थी। खून समूह के लोगों को खबर मिलने के बाद उन्होंने उनका पीछा किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने थोड़ी देर से शुरुआत की, इसलिए आज तक ही वे आखिरकार पकड़ पाए। एक पल की चुप्पी के बाद विक्रम ने अचानक कहा, मंडप प्रमुख विनय, हम कब शुरू करें? वह जीवप्ती त्रिपाठी इसी सराय में रुका हुआ है। मंडप प्रमुख विनय के कौशल से उसे पकड़ना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? विनय चंद एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। उसकी ताकत जीवन शक्ति क्षेत्र स्तर 5 पर थी और वह खून समूह के मंडप प्रमुखों में से एक था। चूंकि विक्रम द्वारा प्राप्त जानकारी सटीक थी, उसने एक विशेषज्ञ को अपने साथ पाया। उसका उद्देश्य रवीना सिंह को जिंदा पकड़ना था। विनय चंद के अलावा इस समूह में कई अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। लोगों की संख्या लगभग 6 या 7 थी। ये देखा जा सकता था कि विक्रम ये सुनिश्चित करने के लिए बड़ा हंगामा कर रहा था कि कुछ भी गलत न हो। ये सुनकर विनय चंद मुस्कुराया, युवा स्वामी विक्रम, अगर आप चाहते हैं कि यह विनय अभी शुरू करे तो यह असंभव नहीं है। हालांकि यह एक छोटा सा शहर है, इस विनय की ताकत से अगर मुझे उनसे निपटना है तो यह आसान होगा। मैं दर्शकों को परेशान नहीं करूंगा और मैं कोई सुराग नहीं छोड़ूंगा। तो हम किसका इंतजार कर रहे हैं? विक्रम की अभिव्यक्ति हिली। जीवप्ती त्रिपाठी को मरना चाहिए और उस महिला को जिंदा पकड़ा जाना चाहिए। कहा जाता है कि वह एक बेहतरीन सुंदरता है। चूंकि वह मेरी महिला पर अपनी नज़र डालने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे उसके अपने तरीके का स्वाद चखाऊंगा। मैं उसे उसकी महिला को दूसरों द्वारा निशाना बनाए जाने का स्वाद चखाऊंगा। विनय चंद विक्रम के स्वभाव को जानता था, इसलिए उसकी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसने केवल इतना कहा, लेकिन युवा स्वामी विक्रम, क्या आपने कभी सोचा है कि वे इतनी दूर तक इस जगह पर क्यों आए? क्यों? विक्रम ने गहरी आवाज में पूछा। विनय चंद ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, यह विनय मानता है कि उनका कोई अपना उद्देश्य होना चाहिए। शायद वे किसी तरह का खजाना ढूंढने के लिए काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करना चाहते हैं। विक्रम ने माथे पर बल डाला, इससे हमें क्या लेना देना है? काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में बहुत सारे खजाने हैं, लेकिन हर कोई उन्हें ढूंढ नहीं सकता। विनय चंद ने सिर हिलाया, युवा स्वामी विक्रम के शब्द गलत हैं। आप ऊंचे आसमान के मंडप से काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हजारों मील तक अपने घोड़ों की सवारी की और यहाँ रुक गए। अगर मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया तो कल वे यहाँ से पहाड़ में प्रवेश करेंगे। उनका उद्देश्य इतना स्पष्ट है, तो एक बात निश्चित हो सकती है। वे जानते हैं कि खजाना कहाँ है और उसे निश्चित रूप से ढूंढ लेंगे। अगर हम चुपचाप उनके पीछे चलते हैं और उनके खजाना ढूंढने का इंतजार करते हैं। ये कहना होगा कि विनय चंद का अवलोकन बहुत बारीक था और उसका विश्लेषण भी काफी सटीक था। वह एक अनुभवी व्यक्ति कहलाने लायक था। विक्रम की आंखें चमक उठी। हम कार्रवाई कर सकते हैं और उसे चुरा सकते हैं। विनय चंद मुस्कुराया, युवा स्वामी विक्रम सही कह रहे हैं, लेकिन अगर युवा स्वामी विक्रम किसी सुंदरी के लिए इंतजार नहीं कर सकते तो यह विनय आज रात कार्रवाई कर सकता है। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विक्रम हिचका, उसकी अभिव्यक्ति कुछ अनिश्चित थी। विनय चंद ने कहा, लेकिन अगर हम कुछ और दिन इंतजार करते हैं तो हमारे पास न केवल एक सुंदरी हो सकती है, बल्कि खजाना भी हो सकता है। जरा सोचिए, अगर वे खजाना ढूंढने में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन उसे हमारे द्वारा छीन लिया जाता है, तो जीवप्ती त्रिपाठी इतना क्रोधित होगा कि वह खून की उल्टी कर देगा, है ना? ये सुनकर विक्रम की हिचकिचाहट भरी अभिव्यक्ति तुरंत पक्की हो गई। अच्छा, किसी भी मामले में वे भाग सकते हैं, लेकिन वे मंदिर से भाग नहीं सकते। तो हम जीवप्ती त्रिपाठी को कुछ और दिनों तक जीने देंगे और हम बस आराम से बैठेंगे और फायदा उठाएंगे। विनय चंद हल्के से मुस्कुराया और कहा, जो सामान्य लोग सहन नहीं कर सकते, उसे सहन करने में सक्षम होने के लिए युवा स्वामी विक्रम महान काम करने वाला व्यक्ति बनने के लिए निश्चित है। यह विक्रम प्रभावित हुआ। हाँ, मंडप प्रमुख विनय मेरी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं। इस चापलूसी ने विक्रम को बेहद आरामदायक महसूस कराया। क्या आप जानना चाहेंगे कि तूफान सदन के लोग किस तरह की योजना बना रहे थे, या क्या आप चाहते हैं कि मैं मुख्य कहानी पर आगे बढ़ूं? एपिसोड 87, जीवप्ती त्रिपाठी का पीछा। विनय चंद विक्रम को खुश करने की कोशिश कर रहा था। स्वाभाविक रूप से इसका एक कारण था। हालांकि खून समूह का नेता भानु प्रताप एक महत्वाकांक्षी और निर्मम व्यक्ति था, लेकिन भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया। इस जीवन में उसकी केवल 2 खूबसूरत बेटियां थीं। विनय चंद की राय में भविष्य में खून समूह देर सबेर विक्रम परिवार के हाथों में आ जाएगा।
स्वाभाविक रूप से उसे इस युवा स्वामी के साथ अच्छी तरह से मिलना था। जब भविष्य में विक्रम परिवार खून समूह पर नियंत्रण कर लेगा तो उसे लाभ क्यों नहीं मिलेगा। कमरे में लोगों के समूह ने अपनी चर्चा समाप्त कर ली और आराम करने वाले थे। अचानक दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। अंदर आ जाओ, विनय चंद चिल्लाया। दरवाजा खुला और खून समूह का एक शिष्य जो पहरा दे रहा था अंदर आया। उसने विक्रम को सलाम किया और फिर विनय चंद के कान में कुछ फुसफुसाया। विनय चंद की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। वह फुसफुसाए बिना नहीं रह सका। तो बात यह है। फिर उसने कमरे में कई लोगों को आंख मारी और आदेश दिया, जाओ उन लोगों को पकड़ो। हम उन्हें स्वामी विक्रम की योजनाओं को बर्बाद नहीं करने दे सकते। जी, कई लोगों ने जवाब दिया और जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। विनय चंद हंसा। युवा स्वामी विक्रम, ये वास्तव में रोचक है। क्या आपको याद है कि हमारे यहाँ आने के रास्ते भर घोड़ों के कई खुरों के निशान थे, लेकिन हमें मिली जानकारी के अनुसार जीवक्ति त्रिपाठी का समूह केवल 2 लोग था। उस समय मैंने अनुमान लगाया था कि वे खुरों के निशान केवल गुजर रहे लोगों के थे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे अलावा जीवक्ति त्रिपाठी का पीछा करने वाले और लोग भी थे। ओह, विक्रम हैरान था। कौन हैं? तूफान सदन के कुछ छोटे किरदार। इस समय वे जीवक्ति त्रिपाठी से निपटने की तैयारी करते दिख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे नहीं जानते कि जो महिला जीवक्ति त्रिपाठी के साथ है उसकी ताकत ऐसी नहीं है कि वे उससे निपट सकें। ये तो मौत को दावत देने जैसा है। विक्रम ने ठहाका लगाया। मंडप प्रमुख विनय, क्या आपने इसे ठीक से व्यवस्थित किया है? निश्चित रूप से हम उन्हें युवा स्वामी विक्रम की महान योजना को बर्बाद नहीं करने दे सकते। विनय चंद ने हल्का सा सिर हिलाया। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, अचानक दरवाजे के बाहर से बड़ी संख्या में लोग अंदर आ गए। खून समूह के शिष्य जो अभी अभी निकले थे वे सभी लौट आए थे। उनके साथ धीरेन्द्र और अन्य लोग भी थे जो घबराए हुए थे। धीरेन्द्र के समूह को पसीने छूट गए थे। आज उनके लिए यहाँ आना आसान नहीं था। वे जीवक्ति त्रिपाठी को पकड़ने और लापता धीरज पाठक और राजकुमार राणा के बारे में पूछने की योजना बना रहे थे। किसने सोचा होगा कि कार्रवाई करने से पहले उन्हें विशेषज्ञों के इस भयंकर समूह ने पकड़ लिया जाएगा जिनकी ताकत उनसे कहीं अधिक थी। धीरेन्द्र डर के मारे पागल हो गया था। उसे अंदर फेंकने के बाद उसने जल्दी से घुटने टेके और दया की भीख मांगने के लिए माथा टेका। स्वामी, हमने आपको ठेस नहीं पहुंचाई है ना? कृपया उदार बने। चुप रहो। खून समूह के एक शिष्य ने उसे थप्पड़ मारा जिससे उसका मुंह खून से भर गया, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वह केवल आज्ञाकारी होकर मान सकता था। तूफान सदन के लोग डर से कांप रहे थे क्योंकि वे चारों ओर देख रहे थे। हालांकि उनकी ताकत अधिक नहीं थी। वे देख सकते थे कि इनमें से कोई भी व्यक्ति उन्हें मार सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनके चारों ओर 6 या 7 विशेषज्ञ थे। उन्होंने किसे अपमानित किया? लोगों के समूह ने अपना सिर खुजाया, लेकिन फिर भी ये पता नहीं लगा सका। इस दौरान उन्होंने कुछ भी अशोभनीय नहीं किया था। अधिक से अधिक उन्होंने अभी अभी कमरे में जीवक्ति त्रिपाठी को पकड़ने की साजिश रची थी, लेकिन उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया था, है ना? उन्हें इतना बड़ा दृश्य क्यों बनाना पड़ा? धीरेन्द्र ने चारों ओर देखा और अचानक अपने सामने एक परिचित युवक को पाया। इस समय युवक उसे मुस्कान के साथ देख रहा था। ध्यान से सोचने के बाद धीरेन्द्र का चेहरा बहुत बदल गया। उसने जांच की, क्या आप खून समूह के विक्रम हैं? विक्रम हंसा। क्या तुम मुझे जानते हो? धीरेन्द्र ने शर्मिंदगी से मुस्कुराया। वरिष्ठ विक्रम के वंशज, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। बेशक, मैं आपको जानता हूँ। चूंकि तुम मुझे जानते हो, इस मामले को संभालना आसान है। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। धीरेन्द्र संदेहों से भरा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वे हजारों मील दूर खून समूह के लोगों से क्यों मिले थे। हालांकि एक विदेशी भूमि में एक पुराने दोस्त से मिलना एक अच्छी बात थी, लेकिन इस स्थिति में छज्जे के नीचे लोगों के पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जीवक्ति त्रिपाठी का पीछा क्यों कर रहे हो? विक्रम ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा। धीरेन्द्र का दिल उछल गया। उसने सोचा कि विक्रम उसे दोष दे रहा है। हालांकि वह डरा हुआ था, उसने सच छिपाने की हिम्मत नहीं की। समाप्त करने के बाद उसने दुखी चेहरे के साथ कहा, स्वामी विक्रम, मैंने केवल संदेह किया था कि जीवक्ति त्रिपाठी का मेरे भाई के लापता होने से कुछ लेना देना है। मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहता था। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो मैं तुरंत लोगों को तूफान सदन में वापस ले जाऊंगा।
मैं फिर कभी जीवक्ति त्रिपाठी के बारे में कोई विचार नहीं रखूंगा। विक्रम मुस्कुराया, क्या तुम सोचते हो कि जीवक्ति त्रिपाठी और मैं दोस्त हैं? क्या आप नहीं हैं? धीरेन्द्र डरपोक लग रहा था। क्या मजाक है? विक्रम ने ठंड से सूंघा, इस युवा स्वामी की पहचान क्या है? उसकी पहचान क्या है? क्या हम दोस्त हैं? तुम्हारी कुत्ते की आंखें अंधी हैं। धीरेन्द्र ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। अपने दिल में वह लगातार गाली दे रहा था। उसने सोचा कि चूंकि वे दोस्त नहीं थे, तो तुम हमारे झगड़े में क्यों दखल दे रहे थे? क्या यह एक कुत्ते की तरह चूहे को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहा था? तुम्हारी कोई नज़र नहीं है। स्वामी विक्रम ने इस बार तुम्हारा जीवन बचाया है, और तुम उसे धन्यवाद देना भी नहीं जानते। खून समूह के एक शिष्य ने फटकार लगाई। धीरेन्द्र और अन्य लोग भ्रमित थे। खून समूह के उस शिष्य ने ठहाका लगाया, तुम केवल ये जानते हो कि जीवक्ति त्रिपाठी की ताकत कम है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि उसके बगल में जो महिला है वह अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र की मालकिन है? इस वाक्य के साथ धीरेन्द्र और अन्य लोग पसीने से तर हो गए। अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र, धीरेन्द्र के शक्ति रूपांतरण स्तर के पहले स्तर की तुलना में ये दो क्षेत्र अधिक था। अगर उन्हें वास्तव में लड़ना पड़ा तो वह अकेली महिला धीरेन्द्र की पूरी सेना को नष्ट करने में सक्षम होगी। इस समय धीरेन्द्र को एहसास हुआ कि उसने किस तरह की गलती की थी। एक पल के लिए वह डरा हुआ और खुश था। उसने बार बार माथा टेका, स्वामी विक्रम, हमें बचाने के लिए धन्यवाद। हम आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकते। तूफान सदन के लोगों के एक समूह ने भी जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। ठीक है, यह अच्छा है कि तुम जानते हो। विक्रम दूसरों के समर्थन का आनंद लेता हुआ लग रहा था। मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता कि इस बार मैं जीवक्ति त्रिपाठी का जीवन लेने आया हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ और दिनों तक इंतजार करना होगा। तुम्हारी जल्दबाजी भरी कार्रवाई के कारण मैंने लगभग घास पीटकर सांप को डरा दिया था, जिसने मेरी योजना को बर्बाद कर दिया। हम नहीं जानते थे, कृपया हमें माफ करें, स्वामी विक्रम। धीरेन्द्र का चेहरा डर और घबराहट से भरा हुआ था। भूल जाओ, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। हर किसी का लक्ष्य जीवक्ति त्रिपाठी है, इसलिए तुम मेरे पीछे आ सकते हो। जीवक्ति त्रिपाठी को पकड़ने के बाद तुम अपने भाई के ठिकाने के बारे में पूछ सकते हो। हालांकि धीरेन्द्र को लगा कि कुछ गलत है। उसके समूह की ताकत कम थी, तो वे कैसे विरोध कर सकते थे? उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, हम स्वामी विक्रम के आदेश का पालन करेंगे, भले ही हमें पानी से गुजरना पड़े और आग पर चलना पड़े, हम इनकार नहीं करेंगे। वापस जाओ, मैं तुम्हें कल ढूंढूंगा। विक्रम ने अपना हाथ हिलाया। जी। धीरेन्द्र और अन्य लोग जमीन से उठे और धीरे धीरे पीछे हटे। जब वे घर से बाहर निकले तो उन्हें एहसास हुआ कि उनके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे। उनके जाने के बाद विक्रम ने विनय चंद की ओर एक उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ देखा। मंडप प्रमुख विनय, आपने उन्हें अपने साथ क्यों लिया? उनकी ताकत बहुत कम है, इसलिए उनके लिए खुला होना आसान है। क्या हम जीवक्ति त्रिपाठी को मार नहीं सकते और उस महिला को पकड़ नहीं सकते? विक्रम ने जो अभी अभी कहा था वह वही था जो विनय चंद ने उसे बताया था। हालांकि उसने निर्देशों का पालन किया था, लेकिन विक्रम इसके पीछे का कारण नहीं समझा था। मंडप प्रमुख विनय ने तूफान सदन के लोगों को अपनी योजना में क्यों शामिल किया? क्या आप विनय चंद का जवाब जानना चाहेंगे? एपिसोड 88। विनय चंद ने विक्रम के शब्दों में तिरस्कार सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, जीवक्ति त्रिपाठी को मारना और उस महिला को पकड़ना, स्वाभाविक रूप से उन्हें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन युवा स्वामी विक्रम, चूंकि जीवक्ति त्रिपाठी और वह महिला काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करना चाहते हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से पहले से तैयारी की होगी और वे खतरों से नहीं डरते होंगे। लेकिन हम अलग हैं। हालांकि हमारी ताकत कमजोर नहीं है, काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला खतरों से भरी हुई है। शक्तिशाली दानव जानवर का तो जिक्र ही न करें, कुछ प्राकृतिक विषैले जाल हैं जो हमें लोगों को खोने का कारण बन सकते हैं। लेकिन अगर कोई हमारे सामने है तो हमें इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। विक्रम ने सुनने के बाद आखिरकार समझ लिया कि विनय चंद क्या योजना बना रहा था। वह तूफान सदन के समूह को एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि किसी भी संभावित खतरे से बचा जा सके। ठीक है, मंडप प्रमुख विनय का विचार बहुत गहरा है, मैं लापरवाह था। विक्रम ने हल्का सा सिर हिलाया। युवा स्वामी विक्रम प्रतिभाशाली और बुद्धिमान है, लेकिन आखिरकार आप इतने अनुभवी नहीं हैं और आपका दिल सीधा है, इसलिए आपने इस परत के बारे में नहीं सोचा। विनय चंद हंसा। जहां तक तूफान सदन के लोगों से निपटने की बात थी, उन दोनों में एक मूक समझौता था, इसलिए और कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उस महिला, जिसे रवीना सिंह कहा जाता था,
के पास इतनी कम उम्र में चरम अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र की ताकत थी, इसलिए उसके पीछे निश्चित रूप से कोई स्वामी होना चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए या तो उन्हें अपमानित न करें या जड़ों से घास काट दें, जड़ से मिटा दें। तूफान सदन के लोगों को जिंदा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। व्यवस्थाएं करने के बाद खून समूह के लोग सोने चले गए। अगले दिन जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह, जैसा कि विनय चंद को उम्मीद थी, छोटे शहर से अपनी दिशा बदल दी और सीधे काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में चले गए। उनके जाने के आधे दिन बाद खून समूह और तूफान सदन के लोगों ने उनका पीछा करने की हिम्मत की। रवीना सिंह की ताकत कमजोर नहीं थी। अगर वे बहुत करीब होते तो उन्हें पता चल सकता था, लेकिन अगर वे बहुत दूर होते तो वे उन्हें खो सकते थे, इसलिए आधे दिन का समय सबसे अच्छा था। विनय चंद कई वर्षों से नदियों और झीलों का शहर में था, इसलिए उसे ट्रैकिंग का कुछ अनुभव स्वाभाविक रूप से था। उसे यकीन था कि वो पहाड़ों में इन दो कनिष्ठों का रास्ता नहीं खोएगा। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह की गति स्वाभाविक रूप से धीमी हो गई। हवा की सीटी और उनके बीच की दूरी के बिना दोनों लोगों ने बहुत सारी बातें की और एक दिन के बाद उन्होंने एक दूसरे के करीब महसूस किया। रात में जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह ने एक विशाल वृक्ष ढूंढा और तने पर आराम करने चले गए। तना बहुत विशाल था, इसलिए दोनों लोग लगभग एक दूसरे के बगल में बैठे थे। उनके बीच एक छोटा सा अंतर था। जीवप्ती त्रिपाठी लगभग रवीना सिंह की शारीरिक खुशबू को सूंघ सकता था। छोटी वरिष्ठ बहन। एक दूसरे से परिचित होने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी और उसमें अलगाव की भावना नहीं रही। यहाँ तक कि जिस तरह से वे एक दूसरे को संबोधित करते थे वह भी बदल गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवप्ती त्रिपाठी को लगा कि रवीना सिंह एक ऐसे बच्चे की तरह थी जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ था। खासकर वह आंखों की जोड़ी, वे मासूमियत और भोलेपन की भावना देती थी। वरिष्ठ बहन है, तुमने छोटी शब्द क्यों जोड़ा? रवीना सिंह थोड़ी नाखुश थी। तुम्हारे उस बैग में क्या है? उसके सवाल को अनदेखा करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने उस बैग की ओर इशारा किया जो उसने एक तरफ रख दिया था और पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी इस सवाल को 4-5 दिनों से रोके हुए था, इसलिए उसे इसे अपने मुंह से निकालना पड़ा। यह रवीना सिंह आसानी से विषय बदल गई। उसने बैग को खजाने की तरह अपनी बाहों में पकड़ लिया। ये वह सामग्री है जिसे स्वामी ने वर्षों से तैयार किया है। जब समय आएगा, अगर तुम 9 येन जीवन शक्ति संघनितोष ले सकते हो तो मुझे इसे मौके पर ही परिष्कृत करना होगा। 9 येन जीवन शक्ति संघनितोष एक बहुत ही खास चीज है। भले ही तुम इसे ले लो, अगर तुम इसे 2 घंटे के भीतर परिष्कृत नहीं करते हो तो ये धीरे धीरे बिखर जाएगा। तो बात यह है। जीवप्ती त्रिपाठी ने सिर हिलाया। कनिष्ठ भाई, रवीना सिंह ने अचानक दयालुता से बुलाया। क्या हुआ? मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। अच्छा, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सवाल है। जीवप्ती त्रिपाठी मुस्कुराया। तो हमें ईमानदारी से जवाब देना होगा। ठीक है, मैं पहले पूछूंगी, रवीना सिंह ने बेचैनी से कहा। आगे बढ़ो। जीवप्ती त्रिपाठी हंसा। मैं वादा करता हूं कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। रवीना सिंह ने अपने होंठ दबाए और जीवप्ती त्रिपाठी को देखने के लिए मुड़ी। उसने एक पल के लिए संकोच किया, इससे पहले कि वह कहे, मैंने स्वामी को ये कहते सुना कि जब उन्होंने तुम्हारी मदद मांगी तो तुम तरह तरह के बहाने बनाओगे, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो तुम तुरंत सहमत हो गए। क्यों? तुम क्या सोचते हो? जीवप्ती त्रिपाठी भी उसे देखने के लिए मुड़ा। जब उनकी आंखें मिली तो रवीना सिंह थोड़ी लाल हो गई। वे बहुत करीब थे, इसलिए उसने जल्दी से अपना सिर घुमा लिया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन स्वामी ने कहा कि तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं है और मुझे तुमसे सावधान रहने के लिए कहा। बूढ़े अनीश ने ऐसा कहा। जीवप्ती त्रिपाठी क्रोधित था। हाँ, रवीना सिंह ने बिना किसी अपराधबोध के अपने स्वामी को बेच दिया। वह बूढ़ा आदमी। जीवप्ती त्रिपाठी क्रोधित था। वह क्या सोचता था कि वह किस तरह का व्यक्ति था? फिर तुम क्यों सहमत हो गए? जीवप्ती त्रिपाठी ने उस पर नजर डाली और हंसा। तुम्हारे स्वामी सही हैं। मेरी तुम्हारे लिए अच्छी नीयत नहीं है, इसलिए मैं इतनी जल्दी सहमत हो गया। मुस्कुराते हुए वह धीरे धीरे रवीना सिंह के पास पहुंचा। रवीना सिंह चौंक गई और सहज रूप से पीछे हट गई। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, कनिष्ठ भाई, तुम मुझे हरा नहीं सकते। ये सच था। जीवप्ती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि अगर वह अभिमानी तरीके से कार्य करता रहा तो उसे तुरंत हवा में भेज दिया जाएगा। रवीना सिंह वास्तव में नाजुक थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उससे निपटना आसान था।
जीवक्ति त्रिपाठी ने अपने चेहरे पर मुस्कान हटा दी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने धीरे धीरे अपनी छाती से एक बोतल निकाली और उसे सावधानी से रगड़ा। इसकी वजह से रवीना सिंह उलझन में थी। नीचे देखते हुए उसने देखा कि यह ऊंचे आसमान के मंडप की बाहरी चोट की दवा, रक्त जमाव मरहम की एक बोतल थी। 2 महीने पहले का दृश्य उसके दिमाग में चमका। रवीना सिंह ने तुरंत अपना मुंह ढक लिया और जीवक्ति त्रिपाठी को हैरानी से देखा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अभी भी रक्त जमाव मरहम की इस बोतल को रखेगा। जीवक्ति त्रिपाठी हंसा, मैं, जीवक्ति त्रिपाठी, देख सकता हूं कि मेरे लिए कौन अच्छा है। संप्रदाय में प्रवेश करने के 3 साल बाद रक्त जमाव मरहम की यह बोतल पहली गर्मी और देखभाल है जो मैंने महसूस की है। तुम्हें कैसे पता चला? रवीना सिंह ने अविश्वास में उसे देखा। उसने वास्तव में जीवक्ति त्रिपाठी के लिए मरहम की यह बोतल छोड़ दी थी, लेकिन क्या वह उस समय बेहोश नहीं था? जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी भान उठाए। एक कहावत है कि कोई भी महिला को उसकी खुशबू सूंघकर पहचान सकता है। रवीना सिंह का चेहरा लाल हो गया। इन शब्दों ने उसे एक कामुक व्यक्ति जैसा महसूस कराया, लेकिन उसका दिल शांत हो गया। ये पता चला कि वह रक्त जमाव मरहम की इस बोतल के कारण उसकी मदद करने में संकोच नहीं करता था, जिसकी कीमत 10 संप्रदाय योगदान बिंदुओं थी। स्वामी गलत थे, अब तुम्हारी बारी है पूछने की। चूंकि उसने अपने संदेहों का पता लगा लिया था, रवीना सिंह तह तक नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। जीवक्ति त्रिपाठी ने रक्त जमाव मरहम की बोतल को सावधानी से रख दिया और कहा, कोषाध्यक्ष अनीश पुरानी बीमारी के कारण नहीं आ सकते थे, है ना? रवीना सिंह अचानक शर्मीली हो गई। लंबे समय के बाद उसने शर्माते हुए कहा, मैंने उन्हें बाहर निकालने के लिए दवा का इस्तेमाल किया। जीवक्ति त्रिपाठी हक्का बक्का रह गया। फिर वह अचानक हंसने लगा और रुक नहीं सका। तुम किस पर हंस रहे हो? रवीना सिंह शर्मिंदा और क्रोधित थी। उस रात उसने अचानक मुझे न आने के लिए कहा। मेरे पास उन्हें बाहर निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीवक्ति त्रिपाठी अभी भी हंस रहा था। रवीना सिंह ने खुद को हल्के से उसे कुछ बार मारने से रोक नहीं सकी। उसे मारने के बाद उसने महसूस किया कि यह कार्य थोड़ा ज्यादा अंतरंग था। एक पल के लिए वह शर्मिंदा थी और नहीं जानती थी कि क्या करना है। मैं आराम करने जा रही हूँ, तुम खुद ही हंस सकते हो। रवीना सिंह यहाँ और देर तक रुकने के लिए बहुत शर्मिंदा थी। उछलकर वह दूसरे पेड़ पर कूद गई और जीवक्ति त्रिपाठी पर और ध्यान देने से इनकार कर दिया। क्या आप जानना चाहेंगे कि जीवक्ति त्रिपाठी ने रवीना सिंह के जाने के बाद क्या किया, या क्या आप कहानी को आगे बढ़ाना चाहेंगे? एपिसोड 89, काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में सफर। काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में कई दिनों तक चलने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्हें किसी खतरनाक दानव जानवर का सामना नहीं करना पड़ा था। मूल रूप से वह चिंताओं से भरा हुआ था। आखिरकार काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में कई शक्तिशाली दानव जानवर थे। अपनी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह वास्तव में एक से मिलता तो वह केवल रवीना सिंह के लिए बोझ बन जाता। हालांकि रवीना सिंह स्पष्ट रूप से तैयार होकर आई थी। उसे नहीं पता था कि उसने जंगल के इन अधिपतियों से बचने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया। दोनों लोगों का चलने का रास्ता भी अनिश्चित था। कभी वे पूर्व की ओर जाते, कभी वे पश्चिम की ओर जाते। अक्सर वे एक बड़ा घेरा बनाते, लेकिन यह वास्तव में बहुत सुरक्षित था। कभी कभी वे स्तर 2 या 3 दानव जानवर से मिलते, लेकिन रवीना सिंह के सामने उन्हें कुछ ही चालों में हरा दिया जाता। काफी देर तक सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के बाद जीवक्ति त्रिपाठी ने पता लगाया कि रवीना सिंह अपनी कलाई पर गहरे हरे कंगन का उपयोग करके शक्तिशाली दानव जानवर के स्थान का पता लगा रही थी। जब भी कोई दानवीय जानवर जिसे इस छोटी वरिष्ठ बहन को निपटना मुश्किल लगता था, उसके रास्ते को अवरुद्ध करता था, तो उसका कंगन गहरे हरे रंग की रोशनी का एक विस्फोट उत्सर्जित करता था। उसने पहले कभी यह कंगन नहीं पहना था। उसके पास एकमात्र सहायक वस्तु उसके माथे पर नीलम थी। इसलिए ये कंगन विशेष रूप से इस यात्रा के लिए तैयार किया गया होगा। ये निश्चित रूप से एक कलाकृति थी। जीवक्ति त्रिपाठी किसी भी मामले में थोड़ी दूरदर्शिता रखता था और यह कलाकृति शायद उसे कोषाध्यक्ष अनीश ने दी थी। आखिरकार बूढ़ा आदमी अनीश कहाँ से आया? जीवक्ति त्रिपाठी जितना अधिक इसके बारे में सोचता गया, उतना ही अधिक भ्रमित होता गया। वह केवल योगदान मंडप का एक महत्वहीन दुकानदार था। वह रवीना सिंह जैसे विशालकाय शिष्य को कैसे स्वीकार कर सकता था? इसके अलावा उसने उसे एक कलाकृति भी प्रदान की। ये कंगन ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण व्यक्ति बाहर निकाल सके। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह किस श्रेणी का था,
जीवप्ति त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि यह कम से कम एक पृथ्वी श्रेणी की कलाकृति थी। इस तरह की कलाकृति आसमानी मीनार में बहुत दुर्लभ थी। जीवप्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह की आसान यात्रा की तुलना में उनका पीछा करने वाला खून समूह गहरे पानी और झुलसाने वाली आग में थे। पिछले कुछ दिनों में बड़े और छोटे युद्ध 1 दर्जन से अधिक बार लड़े गए थे। अगर खून समूह के लोगों का ये समूह कमजोर नहीं होता तो शायद वे पहले ही दानव जानवर का भोजन बन गए होते। हालांकि विनय चंद जीवन शक्ति क्षेत्र स्तर 5 का एक विशेषज्ञ था, वह इस समय बहुत अच्छी स्थिति में नहीं था। अभी अभी लोगों के समूह का वास्तव में स्तर 5 के चरम पर एक दानव जानवर से सामना हुआ था। 5वें क्रम का चरम मानव जीवन शक्ति क्षेत्र के चरम के बराबर था, जो उसकी ताकत से कई स्तरों पर था। एक अत्यंत कठिन लड़ाई हुई। हालांकि उन्होंने दानव जानवर को भगाने के लिए अपनी संख्या में फायदे पर भरोसा किया, लेकिन खून समूह ने अप्रत्याशित रूप से एक अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ को खो दिया। विनय चंद क्रोध में उड़ गया। इस बार खून समूह ने कुल 8 लोगों को भेजा। उनमें से विनय चंद जीवन शक्ति क्षेत्र में एकमात्र था। अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के 4 विशेषज्ञ थे और बाकी सभी शक्ति रूपांतरण स्तर में थे। उनमें से विक्रम की ताकत सबसे कम थी, केवल शक्ति रूपांतरण स्तर के पहले स्तर पर। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जब तक वे जीवप्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह का दूरी से पीछा करते हैं, उन्हें बहुत अधिक खतरा नहीं होगा। हालांकि केवल भगवान ही जानते हैं कि इन दोनों लोगों ने दानव जानवर से बचने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया। इसके बजाय उनका पीछा करने वाले वही थे। अब उन्होंने एक अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ को भी खो दिया। विनय चंद क्रोधित क्यों नहीं होगा, लेकिन अब पीछे हटना असंभव था। उन्होंने पहले ही एक व्यक्ति को खो दिया था, तो क्या ये हो सकता है कि वे अभी भी आधे रास्ते में छोड़ सकते थे। एक पल के लिए आराम करने के बाद विनयचंद ने धीरेन्द्र से स्पष्ट रूप से कहा, सामने जाओ, हमें चलना है। धीरेन्द्र ने जमीन पर कटे हुए अंगों को देखा और उसका दिमाग स्तब्ध था। अभी अभी खून समूह ने एक व्यक्ति को खो दिया था। तूफान सदन के छोटे किरदार सुरक्षित और स्वस्थ कैसे हो सकते थे। तूफान सदन के 2 शिष्य 5वें स्तर के दानव जानवर द्वारा निगल लिए गए। जमीन पर केवल उनकी आधी बाहें बची थी। आखिरकार उसे समझ आ गया कि उस रात उसे कुछ गलत क्यों लगा था। खून समूह जीवप्ति त्रिपाठी के पास लाने के लिए इतना दयालु कैसे हो सकता था। स्पष्ट रूप से वे तूफान सदन के शिष्यों को एक पथ प्रदर्शक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। लेकिन भले ही वह समझ गया, उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। विरोध करने की तो बात ही छोड़ो। सामने पथ प्रदर्शक होने पर वह भाग्यशाली हो सकता है कि बच जाए, लेकिन इस समय अगर उसने विरोध किया तो केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही थी। फीके चेहरे के साथ धीरेन्द्र ने तूफान सदन के शिष्यों के समूह को सामने नेतृत्व किया। उसके पीछे विनयचंद ने निर्देश दिए, कभी पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर। उन्होंने जीवप्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह को नजरों से ओझल नहीं होने दिया। इस समय जीवप्ति त्रिपाठी, जो रवीना सिंह का पीछा कर रहा था, अचानक रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और एक निश्चित दिशा में देखा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। क्या हुआ? रवीना सिंह ने अपना सिर घुमाया और पूछा। वह भी रुक गई। क्या उधर कोई खतरा है? जीवप्ति त्रिपाठी ने बगल की ओर इशारा किया और पूछा। कोई खतरा नहीं, मुझे दानव जानवर का कोई निशान महसूस नहीं होता है। रवीना सिंह ने अपना सिर नीचे किया और अपने कंगन को देखा। तो चलो वहां चलते हैं। जीवप्ति त्रिपाठी ने कुछ नहीं कहा और बाहर निकल पड़ा। हालांकि रवीना सिंह को नहीं पता था कि वह इतना खुश क्यों था, वह केवल उसका पीछा कर सकती थी। 100 फुट से कम की दूरी तक चलने के बाद रवीना सिंह को अचानक अपनी ओर गर्म हवा का एक झोंका महसूस हुआ, जिससे उसका चेहरा लाल हो गया। चारों ओर देखते हुए उसने देखा कि उसके सामने धूप वाली जमीन पर हथेली के आकार के चमकीले लाल फूल का एक पैच उग रहा था। बहुत सारे फूल थे, कम से कम 1 दर्जन। इस बीच जीवप्ति त्रिपाठी बिना किसी शिष्टाचार के निर्ममता से फूलों को एक एक करके तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद जीवप्ति त्रिपाठी एक बड़ी फसल के साथ वापस आया और कहा, क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? नील रक्त रहस्यमय सूर्य फूल, एक निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी की सामग्री। तो इसीलिए तुम यहाँ आए थे। रवीना सिंह खुद को एक एहसास में आने से रोक नहीं सकी। निम्न स्तर की पृथ्वी श्रेणी। जीवप्ति त्रिपाठी ने अपनी भान उठाई। ये बुरा नहीं है। वह महसूस कर सकता था कि प्रत्येक पुखराज रक्त रहस्यमय सूर्य फूल में निहित यांग विशेषता ऊर्जा 3 सूर्य फल से कम नहीं थी। अभी अभी यह उसकी छाती पर जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर की प्रतिक्रिया के कारण था कि जीवप्ति त्रिपाठी यहाँ देखने आया था।
निश्चित रूप से उसके पास एक बड़ी फसल थी। उसने कहा, ये जगह काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला का भीतरी हिस्सा मानी जाती थी, इसलिए प्राकृतिक खजानों की कोई कमी नहीं थी। हालांकि इस यात्रा का उद्देश्य रवीना सिंह की मदद करना था, इसलिए भले ही जीवप्ती त्रिपाठी चाहता था, वह चारों ओर नहीं देख सकता था। इससे बहुत अधिक समय बर्बाद होगा और बहुत सारे जोखिमों के साथ भी होगा। हालांकि चूंकि उसने इसे आसपास महसूस किया, वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं दे सकता था। क्या तुम चाहते हो कि मैं गोली को परिष्कृत करने में तुम्हारी मदद करूं? रवीना सिंह ने पूछा। जरूरत नहीं, जब हम आराम करेंगे तो मैं इसे रात में परिष्कृत करूंगा। इस छोटी वरिष्ठ बहन का कीमिया कौशल उत्कृष्ट था, लेकिन कीमिया हमेशा जीवन शक्ति का उपभोग करती थी। घने जंगल में चलना, जीवप्ती त्रिपाठी को अभी भी लगा कि सावधान रहना सबसे अच्छा है। अगर वह कर सकता था तो जीवन शक्ति को बर्बाद न करना सबसे अच्छा था। ये ठीक है, रवीना सिंह ने सिर हिलाया, हम उस जगह से दूर नहीं हैं। हम लगभग 2 से 3 दिनों में वहां पहुंच जाएंगे। पर्याप्त समय है। यह अज्ञात था कि यह भाग्य के कारण था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी के जीवन शक्ति के स्रोत की मुहर ने केवल कुछ दिनों तक चलने के बाद ही प्रतिक्रिया व्यक्त की। हालांकि 1 दर्जन नील रक्त रहस्यमय सूर्य फूल ढूंढने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी को वास्तव में केवल 1 दिन बाद कुछ और यान विशेषता प्राकृतिक खजाने मिले। लेकिन इस बार उसका भाग्य पिछली बार जितना अच्छा नहीं था। यान विशेषता जड़ी बूटियों के ये कुछ डंठल वास्तव में एक तीसरे क्रम के दानव जानवर द्वारा संरक्षित थे। उसके पास रवीना सिंह को कार्रवाई करने और दानव जानवर को भगाने के लिए कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था ताकि जीवप्ती त्रिपाठी इसे ले सके। इस दिन दोनों जंगल से गुजरे और अचानक एक अतुलनीय रूप से विशाल घाटी के किनारे पहुंचे। रवीना सिंह ने एक लंबी सांस ली। कनिष्ठ भाई, हम पहुंच गए। जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह एक विशाल घाटी के किनारे पर पहुंचे हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कौन सी जगह है जिसकी उन्हें तलाश थी, और क्या खून समूह उनका पीछा करने में कामयाब रहा? एपिसोड 90। जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह एक अतुलनीय रूप से विशाल घाटी के किनारे पर पहुंच गए हैं। 9 यिन संकेंद्रण स्थल। सामने की घाटी बहुत विशाल थी, जिसका क्षेत्रफल लगभग कुछ दर्जन वर्ग किलोमीटर था। इसके अलावा यह एक बहुत ही मानक गोलाकार घाटी थी। घाटी के किनारे खड़े होकर जीवप्ती त्रिपाठी ने नीचे देखा और पाया कि घाटी का तल उसकी वर्तमान स्थिति से लगभग 300 फुट नीचे था। घाटी का तल हरा भरा और घना था, जो बाहर के जंगल से ज्यादा अलग नहीं था। इसके अलावा घाटी पहाड़ों और साफ पानी से भरी हुई थी। दृश्य बुरा नहीं था। रवीना सिंह ने अपने कंगन को देखा और थोड़ी देर बाद उसने उत्साह से कहा, मेरा भाग्य काफी अच्छा है। यहाँ कोई दानव जानवर नहीं है जो बहुत मजबूत हो। बोलते समय उसने राहत की सांस ली। रास्ते में वह दानव जानवर के रास्ते को अवरुद्ध करने से बच सकती थी, लेकिन अगर इस घाटी में कोई दानव जानवर होता जो बहुत मजबूत होता तो उसे लड़ना ही पड़ता। आखिरकार ये वह जगह थी जिसे वह ढूंढ रही थी। ये जगह बहुत साधारण लगती है, जीवप्ती त्रिपाठी ने भान सिकोड़ ली। बस सही समय नहीं है। रवीना सिंह मुस्कुराए, अगर ये 7वें महीने का 7वां दिन नहीं होता जब स्वामी और मैं यहाँ से गुजर रहे थे, तो मुझे डर है कि हम इस जगह के रहस्य को नहीं जान पाते। यह उसी समय था जब स्वामी ने मुझे 9 यिन जीवन शक्ति संघनित उसको परिष्कृत करने देने का फैसला किया। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उन्होंने अपना मन क्यों बदल लिया? साथ ही तुमने मुझे यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें उस चीज को एकत्र करने में कैसे मदद करूंगा। कुछ दिन पहले वे रास्ते में थे, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी ने ज्यादा नहीं पूछा, लेकिन अब जब वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे तो वह अंधेरे में नहीं रह सकता था। अगर 9 यिन जीवन शक्ति संघनित ओस प्रकट होता और उसे पता नहीं होता कि इससे कैसे निपटा जाए, तो क्या उसकी योजना बर्बाद नहीं हो जाएगी? इसलिए उसे स्पष्ट रूप से पूछना और कुछ तैयारी करनी पड़ी। जब समय आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी। रवीना सिंह ने जवाब नहीं दिया। जीवप्ती त्रिपाठी उलझन में था, लेकिन उसने नहीं पूछा। यह मामला इतना रहस्यमय था और जीवप्ती त्रिपाठी भी कोषाध्यक्ष अनीश के रवैया से उलझन में था। लेकिन चूंकि उसने मदद करने के लिए सहमति दी थी, वह समय आने पर अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। यहाँ आओ, रवीना सिंह ने जीवप्ती त्रिपाठी को लहर दी। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे अजीब तरह से देखा। क्या मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी? रवीना सिंह ने अपनी बड़ी आंखें झपकाईं और जवाब दिया, यह बहुत ऊंचा है। मैं ये खुद कर सकता हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी ने तुरंत इनकार कर दिया। क्या मजाक है? वह एक पुरुष था। वह एक महिला को उसे नीचे ले जाने कैसे दे सकता था? ये कैसा लगेगा?
जब उसने बोलना समाप्त किया तो वह तुरंत आगे कूद गया। जबकि रवीना सिंह खतरे में चिल्लाई, जीवप्ती त्रिपाठी आकाश से गिरते हुए उल्कापिंड की तरह था, तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। रवीना सिंह डर के मारे पागल हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी की ताकत ज्यादा नहीं थी। अगर उसे इस तरह से नीचे ले जाया गया तो वह कैसे बच पाएगा। उस क्षण वह उसके कदमों का करीब से पीछा किया। उसकी आकृति शालीनता से उतरी, महत्वपूर्ण क्षण में उसे मदद देने के लिए तैयार थी। उनके उतरने की गति तेज और तेज हो गई। जब वे जमीन से लगभग 1 दर्जन फुट दूर थे तो जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक साइड में एक लात मारी। एक जोरदार धमाके के साथ जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने बगल की चट्टान की दीवार को लात मारी। पलटाव बल का उपयोग करके जीवप्ती त्रिपाठी ने कुछ पलटियां मारी, बहुत सारे बल को हटा दिया। उसके आंदोलन जंगली थे क्योंकि वह तिरछे बाहर निकला। धमाका, जीवप्ती त्रिपाठी जमीन पर उतरा। उसके पैर थोड़े झुके, जमीन में एक छेद तोड़ दिया। धूल हर जगह उड़ गई। रवीना सिंह फिर हल्के से उसके बगल में उतरी। एक परी की तरह जमीन पर उतर रहा था, जबकि दूसरा चट्टान की तरह जमीन पर गिर रहा था। दृश्य प्रभाव पूरी तरह से अलग था, लेकिन चाहे जो भी हो, वह अभी भी सुरक्षित रूप से कूद गया। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा चुपके से मरूड़ा। उसके 2 पैर कांपने के संकेत दिखा रहे थे। रवीना सिंह ने अपने होंठ दबाए, अपनी हंसी को रोके रखा। अपनी दूरदर्शिता के साथ वह कैसे नहीं देख सकती थी कि उसके गर्वित कनिष्ठ भाई को अभी अभी नुकसान हुआ था। 300 फुट की ऊंचाई, प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे स्तर पर उसकी ताकत के साथ ये पहले से ही एक चमत्कार था कि वह सुरक्षित रूप से जमीन पर उतर सका। रवीना सिंह ने चारों ओर देखने का दिखावा किया और कहा, आज नए साल का 5वां दिन है। 2 दिनों में ये 7वां होगा। मुझे इस घाटी में कुछ व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। कनिष्ठ भाई, मेरा यही इंतजार करो। वैसे भी यहाँ कोई खतरा नहीं है। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा ठंडा था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। रवीना सिंह फिर बाहर निकल गई। जाने से पहले वह पीछे मुड़ी और चिंता से कहा, मुझे लंबे समय तक व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है। भागना मत, अन्यथा मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने फिर से हल्का सा सिर हिलाया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी, वह अत्यंत सुंदर लग रहा था। जब रवीना सिंह की आकृति नजरों से ओझल हो गई तो जीवप्ती त्रिपाठी जमीन पर बैठ गया। उसके हाथ लगातार अपने पैरों को रगड़ रहे थे और वह मुस्कुरा रहा था। हालांकि उसने जमीन पर गिरने पर बहुत सारे प्रभाव को कुशन किया था, फिर भी यह काफी दर्दनाक था। बहुत देर बाद उसके पैरों में सुन्नता कम हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी बेकार नहीं बैठा रहा। उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने आसपास के इलाके की जांच की। हालांकि रवीना सिंह ने कहा कि यहाँ कोई खतरा नहीं था, सावधान रहना गलत नहीं हो सकता था। कुछ जांच के बाद इस घाटी में वास्तव में कुछ भी असामान्य नहीं था। रवीना सिंह अगले दिन दोपहर तक जीवप्ती त्रिपाठी के पास वापस नहीं आई। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने क्या व्यवस्था की थी। उसके फीके चेहरे को देखते हुए वह जानता था कि इस व्यवस्था में बहुत सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति का उपभोग हुआ होगा। मैं पहले ठीक हो जाऊंगी। आज रात आधी रात को 9 इन संकेंद्रण स्थल सभी इन शक्ति को इकट्ठा करेगा। उस समय से सूर्योदय तक हमें 9 इन जीवन शक्ति संघनितों को ढूंढना होगा और फिर उसे एकत्र करना होगा। अगर हम समय चूक जाते हैं तो ये फिर से छिप जाएगा। रवीना सिंह ने चिंता से कहा। फिर उसने कुछ गोलियां निकाली और उन्हें अपने मुंह में भर लिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान लगाया। जीवप्ती त्रिपाठी उसकी रक्षा के लिए बगल में खड़ा था। वह एक मूर्ति की तरह अचल था। घाटी के किनारे कुछ मील दूर खून समूह और तूफान सदन के सभी लोग आराम कर रहे थे। इस बार जीवप्ती त्रिपाठी और रवीना सिंह का काले हवा की पहाड़ी श्रृंखला में गहराई तक पीछा करना वास्तव में एक बड़ा नुकसान था। मूल रूप से 17-18 लोग थे, लेकिन अब केवल 13 बचे थे। अन्य सभी ने दानव जानवर के हमले के तहत अपना जीवन खो दिया था। खून समूह के पास अभी भी 7 लोग बचे थे। उनमें से अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के एक विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई थी। शेष 3 अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के विशेषज्ञ सभी घायल थे। यहाँ तक कि विनय चंद की छाती पर एक लंबा खूनी निशान था। शेष 2 शक्ति रूपांतरण स्तर के शिष्य भी थक गए थे। तूफान सदन के पास केवल 6 छोटे किरदार बचे थे। शक्ति रूपांतरण स्तर के पहले स्तर पर धीरेन्द्र के अलावा 4 प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के शिष्य थे। एक संयमित कठोर शरीर का शिष्य भी था जो बहुत भाग्यशाली था। वह बस थोड़ा डरा हुआ था और अब उसका दिमाग साफ नहीं था। उपस्थित सभी लोगों में केवल विक्रम ही था जो अभी भी अच्छी स्थिति में था।
उसकी पहचान विशेष थी। हर बार जब कोई लड़ाई होती थी तो उसे अंदर संरक्षित किया जाता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह घायल नहीं होता था। कई दिनों तक पीछा करने के बाद वे आखिरकार यहाँ पहुंचे। विक्रम अपना धैर्य खो चुका था। एक उदास चेहरे के साथ उसने कहा, मंडप प्रमुख विनय, क्या हम अभी भी पीछा करना चाहते हैं? अगर हम पीछा करना जारी रखते हैं तो मुझे डर है कि हमारा नुकसान और भी अधिक होगा। जब दादाजी जांच करेंगे तो दोष कौन झेल पाएगा? विनय चंद परेशान था। वह जानता था कि विक्रम चाहता था कि वह इस गलती का दोष उठाए। उसने अपने आप से सोचा, मैंने ये निर्णय तुम्हें खुश करने के लिए लिया था। अगर मुझे पता होता कि यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी तो मैं इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करता? मैं पहले ही उस छोटे शहर में जीवक्ति त्रिपाठी को मार चुका होता। हालांकि उसने इस तरह सोचा, विनयचंद ने अभी भी कोमल आवाज में समझाया, पीछा करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लगता है कि वे पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। आगे की घाटी उनका गंतव्य है। विक्रम को पता चल गया है कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वे आगे क्या योजना बनाते हैं और क्या जीवक्ति त्रिपाठी और रवीना सिंह को 9 जीवन शक्ति संघ ने तो उस मिल पाएगा?